तो क्या होना चाहिए? ए जीडीपी है, बी जीएनपी है, जी। सी एनएनपी है। क्योंकि मेरा जो एम था शुरू से वो ये था कि आप लोग समझें, मतलब किसी चीज को ऐसे रटे ना। जैसे मान लीजिए आपने 10 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए, है ना, तो उसमें आपने एक क्वेश्चन आपको याद हो गया, उसका आंसर भी याद हो गया। तो मेन चीज ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझें। क्योंकि हमारा एम ये थोड़ी है कि हम केवल प्रीलिम एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है या हमें मेन ही एग्जाम क्वालिफाई करना है। हमें तो आगे भी और आगे जाना है ना, मतलब इंटरव्यू में जब हम जाएंगे तो वहां भी बड़ा, उससे भी बहुत डिफरेंस आता है। कुछ लोगों के मान लीजिए 200 में से 70-80 नंबर है और किसी के आगे मान लो 180 नंबर। तो वो सारा कोई भी बंदा वो मेरिट से बाहर हो सकता है। तो वहां पर जो इंटरव्यू आपका होगा वो बेसिक चीजों पे ही होगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं किसी भी कॉन्सेप्ट की। तो इस पहले अगर हम बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो चलिए पहले हम आपकी इनकम पढ़ लेते हैं, जैसे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मैंने बताया था कि नेशनल इनकम का मतलब ये है कि उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो उनको जितना साल भर में, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर आप बोल सकते हैं, जितना उनको काम के बदले पैसा मिलता है, तो वही हमारी नेशनल इनकम है। या वो जितना साल भर में खर्च करते हैं, मतलब जो पॉपुलेशन है हमारी, वो जो साल भर में खर्च करती है वो भी नेशनल इनकम है। साल भर में हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उसके बदले हमें जितना रेम्युनरेशन या से सैलरी वेजेस वगैरह मिलते हैं वो भी हमारी नेशनल इनकम है। तो इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जब नेशनल इनकम की बात आएगी तो हम कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो डिप्रिसिएशन के बाद बचती है। जैसे जीडीपी हो गई, जीडीपी के बाद आता है जीएनपी, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। उसके बाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एक, अगर हम नेशनल इनकम का आपको टेक्निकल नेम अगर कोई पूछे आपसे तो आप बोल सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एक चीज मैंने और पढ़ाई थी इसके साथ आपको कि सब्सिडीज और मार्केट प्राइस। तो सब्सिडीज वो होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं मिलती है, लेकिन वो इनकम होती है सब्सिडीज। मतलब एक नेशनल इनकम का पार्ट हो सकता है वो। लेकिन जब हम नेट नेशनल फैक्टर को निकालते हैं तो सब्सिडीज को हम क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो वैल्यू आएगी वो आपकी ज्यादा आएगी क्योंकि हमने उसमें से सब्सिडीज को कम कर दिया। और मार्केट प्राइस में क्या होगा, क्योंकि उसमें टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो टैक्सेस के बदले हमें कुछ मिलता नहीं है। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ मिलता नहीं है। हमें कितना मिला, जो हमारा नेट कॉस्ट या नेट प्राइस होता है। तो टैक्सेस जो तो अलग से लगते हैं, तो वो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं मिलते हैं। तो नेशनल इनकम का मतलब ये सीधा सीधा हो गया, लाइक एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, उसको जब हम डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से। अगर हमारी से पॉपुलेशन करीब करीब आज की डेट में क्या 3 ट्रिलियन है,
तो पॉपुलेशन भी हमारी 140 प्लस है, 140 करोड़ प्लस। तो नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या सिंपली एनएनपी, या और पर कैपिटा इनकम जब हम उसको अपनी उसको डिवाइड कर देंगे नेशनल इनकम को बाय पॉपुलेशन, तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी, पीसीए। तो एक जो बेस देखिए, जब भी आपने देखा होगा डिस्कोर्स जब भी होता है, जैसे टेलीविजन पे डिबेट भी होती है, या आप कभी कोई मैगजीन्स में पढ़ रहे होते हैं, या न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, तो अक्सर ये वर्ड आता है जीडीपी। आप कभी नेशनल इनकम या बहुत ही रेयरली आप पढ़ेंगे या कभी सुनेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यही आता है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रही, या हमारी रैंकिंग क्या है जीडीपी ग्रोथ की। जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का, अप्रैल मई जून, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी। सर शायद 20% है। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। 18 था। 20% है। हाँ नहीं, 20 प्लस कुछ था, 20.4 ऐसे कुछ था। 20.1। हाँ जी सर, ट्वेंटी हाँ, पॉइंट वन तो 20 प्लस था, 20। ये अब जब भी हम ये कहते हैं नेशनल, 2021, और उससे पहले कितना हो गया 1920, यानी 19-20, 20-21 और 21-22। अब आप सोचिए कि 19-20 से कंपेयर करिए, 19-20 में अगर आपकी जीडीपी मान लीजिए 100 रुपए थी, अगर 100 रुपए थी, तो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में करीब 21% आपकी मतलब माइनस ग्रोथ रेट थी जीडीपी। 21% का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी 19-20 में जीडीपी या नेशनल इनकम 100 रुपए थी, तो 20-21 में कितनी रहेगी वो 79 रुपीज। अब वही 79 रुपीज में फिर आप 20%, अब इस साल क्या हुआ 21-20 में, 21-22 में वो इंक्रीज हो गई, तो 20%, 79 का 20% कितना हुआ, मतलब 20 से कम ही हुआ ना, 20 रुपए से कम हुआ। जी सर। जी सर। तो 20 रुपए ये हुआ करीब 18 रुपए। तो 18 रुपए आप ऐड कर दीजिए 79 रुपीज में, क्योंकि 19-20 के कंपैरिजन में 20-21 में नेशनल इनकम 100 रुपए से घट करके 79 हो गई थी, और 79 से अब इंक्रीज कितना हुआ
20%। तो 20% 79 का कितना हो गया? 97। 15% हो गया सर। हाँ, 17-18 रुपए होंगे। 15.8 सर। हाँ, 15.8। अच्छा, तो अब 16 रुपए आप ऐड कर दीजिए 79 में। 95। तो इसका मतलब 95 ये हो गई। हुआ कि आज हमारी जो नेशनल इनकम है वो 95 रुपीज है, 20% बढ़ने के बाद। लेकिन अगर आप उसको 2 साल पहले से कंपेयर करेंगे तो 2 साल पहले हमारे पास 100 रुपए थे। तो आज भी हमारी नेशनल इनकम 2 साल पहले के मुकाबले 5 रुपए कम है। यानी 2 साल पुराना फिगर भी हम लोग टच नहीं कर पाए। तो ठीक है, वो मतलब लास्ट ईयर से तो इंक्रीज हो गया, लेकिन ये हम एक कहते हैं ना नेट इंक्रीज या रियल इंक्रीज तब होता तब जब कम से कम 30-35% की ग्रोथ रेट होती, तभी हम ये कह सकते थे कि हाँ हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो अब तो ये ऐसा हुआ कि बिल्कुल एकदम गड्ढे में चले गए, और बस अब गड्ढा, वही गड्ढा अभी भरा भी नहीं है, मतलब वो भी गड्ढा खाली है अभी, आप ऐसे कह सकते हैं। एनीवे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये टेक्निकल नेम है आपकी नेशनल इनकम का, या एनएनपी कहिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि महंगाई महंगाई को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में, बस इतना ही फर्क है। उसका उल्टा जो होता है वो डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन, डिप्रेशन, बहुत सारे टर्म होते हैं इसके। तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। महंगाई मतलब कि वो कई वजह से हो सकती है इन्फ्लेशन। नंबर वन, आपकी आपकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। यानी आपकी जो इनकम, जो ग्रोथ है आपकी इनकम का, वो ज्यादा है, और सप्लाई ऑफ कमोडिटीज इकोनॉमी इकोनॉमी में कमी है। तो अगर जहां मिसमैच होगा, यानी जहां पे डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो क्या होता है वहां पे? आपने एक डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व देखा होगा कभी आपने। whenever there is demand is more than supply, prices will increase, और जब सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड से तो प्राइसेस विल कम डाउन। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। और एक वजह इसकी और भी हो सकती है कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या थे, M1, M2, M3, M4। वो क्या है, M1 मतलब मनी सप्लाई, M1 मतलब मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, यानी केवल आपके रुपए पैसे, कॉइन्स, वो होती है M1। तो जब वो मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा बढ़ जाती है तो भी इन्फ्लेशन आ सकता है। या कई बार आपकी इनकम उतनी ही है, यानी इनकम नहीं बढ़ रही है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई। जैसे अभी कोरोना पीरियड में बहुत चीजों की जो सप्लाई चेन है वो टूट गई, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं मिल पाई, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, आप लोग कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं क्या? दैनिक जागरण सर। हाँ, दैनिक जागरण सर। न्यूज़पेपर में जो फाइनेंस फाइनेंस का पेज होता है वो पढ़ा करिए, जी सर। और एक हफ्ते लगातार पढ़िए उसको, उसी पेज को अच्छे से पढ़िए। ये सब क्राइम व्राइम, ये वो, उसको मार दिया, उस शराब पी के लोग मर गए, एक्सीडेंट में ये हो गया वो हो गया, वो भी चीज जरूरी है पढ़ना,
लेकिन फाइनेंस वाला पेज आप लोग एक हफ्ते लगातार पढ़िए, मतलब इसी उद्देश्य से कि मुझे इस पेज पे जो भी लिखा है मुझे समझना है ना। इस पेज पर जो भी लिखा है मुझे उसको समझना है, चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, चाहे हिंदी का पढ़ते हो, उसमें लेकिन क्योंकि एक ही दिन में सारे टॉपिक कवर नहीं होते, तो उसको अगर एक हफ्ते आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 50-60 चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर उस अखबार से नहीं क्लियर हो पा रहा है तो उसको गूगल सर्च करिए कि भाई हाँ इस चीज का क्या मतलब है, क्योंकि जब मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ भी पाओगे आप कि महंगाई कैसे बढ़ती है। जैसे कई बार होता है कि उस चीज की कमी हो गई है ना, टमाटर की फसल बर्बाद हो गई तो फिर टमाटर महंगे हो जाते हैं, है ना। और कई बार चीनी भी महंगी हो जाती है, गुड़ महंगा हो जाता है, या दालें महंगी हो जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, ये कई बार सप्लाई चेन टूट जाती है, या एक कुछ आर्टिफिशियल रीजन भी होते हैं, मैन मेड रीजन्स, जैसे होर्डिंग कर लिया, दाल तो है मार्केट में लेकिन कुछ जो होर्डर्स हैं उन्होंने अपने गोदामों में भर ली और ओपन मार्केट में वो चीज़ नहीं आ पाई, सप्लाई नहीं हो पाई। तो होता यही है कि आदमी, कुछ लोग जो जिनकी जो इनकम ज़्यादा होती है तो वो बोलते हैं भाई मेरे को 20 किलो दाल दे दे, क्योंकि उसे डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि एक महीने बाद दाल मिले ही ना। तो जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा अफगानिस्तान में जो सिचुएशन हुई है, तो वहां पर क्या हुआ कि ड्राई फ्रूट्स आते थे हमारे यहाँ, ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स इंडिया इंपोर्ट करता था अफगानिस्तान से। तो अब जब ये वहां पे ये सब हंगामा हुआ और ये तालिबान और ये सब जो लोग आए हैं, तो उन्होंने क्या हुआ, बॉर्डर बंद कर दिए, तो ड्राई फ्रूट्स इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पाए। तो उसका क्या मतलब, रिजल्ट क्या हुआ कि महंगे हो गए, मतलब ड्राई फ्रूट्स काफी महंगे हो रहे हैं आजकल। मतलब मैं पढ़ रहा था कि काफी जो 150% तक बढ़ गए ये दाम उसके। तो और डिफ्लेशन जो होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, वो इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। मतलब जैसे इन्फ्लेशन भी मतलब इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे ही डिफ्लेशन को भी अच्छा नहीं माना जाता। डिफ्लेशन से क्या होता है कि जैसे उसका रीजन ये होता है कि आपकी इनकम कम हो रही है, तो किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप की इनकम कम होने का मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी जो है खराब हो रही है। जैसे आपकी जीडीपी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं लग रही हैं, तो आपकी इनकम कैसे जनरेट होती है। इनकम तो तभी जनरेट होगी ना जब हमें कुछ काम करने को मिलेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा काम करने को, या हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, या हम खुद के, मतलब मान लीजिए हम एंटरप्रेन्योर हैं, हमने अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है कि डिमांड इतनी कम हो जाती है कि प्रोडक्शन भी फिर उसी हिसाब से मतलब कम हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जब डिमांड नहीं होगी तो जो करंट प्रोडक्शन है यानी ऑलरेडी प्रोड्यूस गुड्स हैं वही सेल नहीं हो पा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीजों के दाम फिर और कम होते जाते हैं, तो वो डिफ्लेशनरी मतलब सिचुएशन होती है कि इकोनॉमी भी डाउन हो रही है, इकोनॉमी भी डाउन है और आपकी प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, दोनों चीजें हैं। तो ये सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होता है एक वर्ड, उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन प्लस लो डिमांड, स्टैगफ्लेशन वो भी होता है, यानी दोनों ही चीजें साथ साथ चलती हैं। तो डिफ्लेशन को मान लीजिए
कंट्रोल करने के लिए, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो क्या होता है कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, रेपो रेट बढ़ा देगी, है ना। रेपो रेट बढ़ा के क्या करती है गवर्नमेंट, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, या टैक्सेस बढ़ा देगी जिससे कि प्रोडक्ट महंगे हो जाएं और डिमांड कम हो जाए, उससे इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो डिफ्लेशन को रोकने के लिए या डिफ्लेशन को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी बताइए। जैसे मैंने बताया आपको, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन में को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी। फिस्कल पॉलिसी है, लेकिन उसमें साथ साथ बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना। फिस्कल पॉलिसी इज नॉट द ओनली टूल, फिस्कल पॉलिसी इज वन ऑफ द टूल, इज नॉट द ओनली टूल। और सॉल्यूशन फिस्कल पॉलिसी नहीं है। हाँ, देखिए जैसे मैंने बताया डिफ्लेशन, देखिए हम जब तक डिफ्लेशन को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके उसको खत्म कैसे किया जाए उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति है और वो भूख से मर गया, भूख से मरा, तो पहले तो ये होगा वो मरा कैसे। अगर बाद में आइडेंटिफाई हो जाता है वो भूख से मरा, इसका मतलब ये है कि वो गरीब होगा। गरीब मतलब इतना गरीब कि वो कुछ खाने पीने के लिए भी जुगाड़ नहीं कर पाया। वो अनएम्प्लॉयमेंट वो सब छोड़ दीजिए कि उसके पास इनकम ही नहीं थी, रोजगार नहीं मिल रहा, गरीबी ज्यादा आ रही है ना। डिफ्लेशनरी का डिफ्लेशनरी सिचुएशन का मतलब यह है कि जब डिमांड इतनी कम हो जाती है, डिमांड इतनी कम होती है, फैक्ट्री बंद हो गई, कौन काम करेगा। और जब वो लोग फिर जब नौकरी से निकल जाते हैं तो वो और ज्यादा गरीबी छाती है, और गरीब होते जाते हैं, और डिमांड कम होती जाती है, और डिमांड कम होती जाएगी, तो बची कुछ फैक्ट्रियां वो भी कम हो जाएंगी, मतलब वो भी बंद हो जाएंगी। अल्टीमेटली इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाएगी आपकी, चारों तरफ वही गरीबी भुखमरी यही सब रहेगा। तो डिफ्लेशनरी डिफ्लेशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, लोगों को रोजगार मिले, टैक्सेस कम करे जिससे कि चीजें थोड़ा सा सस्ती हों, आदमी उन्हें खरीदेगा तो फैक्ट्रियों में माल बनेगा, फैक्ट्रियों में माल बनेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, फिर से फैक्ट्रियों में माल बनेगा, फिर वो ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, तो वो एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। साइकिल स्टार्ट हो जाएगा कैसे कि जब डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों की फिर और डिमांड, वो इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो फिर उन लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऐसे ही साइकिल एक पूरा फिर साइकिल ये बड़ा होता जाएगा, तेजी से घूमने लगेगा पहिया इकोनॉमी का। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, नक्स की थ्योरी थी ये, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। उनका ये कहना था कि जब इकोनॉमी इस
विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी वाली स्टेज में आ जाती है तो फिर ये एक दुष्चक्र बन जाता है, दुष्चक्र। और उस चक्र से निकलने के लिए वो मतलब बड़ी खराब स्थिति होती है, वो बहुत मुश्किल है उससे निकलना। अगर एक बार इकोनॉमी आपकी डिप्रेशन में आ गई, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी हम लोग अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट सिचुएशन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिफ्लेशनरी सिचुएशन। क्या वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो है हमारे यहाँ। प्रोडक्शन की कैपेसिटी होने का मतलब फैक्ट्रीज हैं, वो माल बना सकती हैं, लेकिन माल वो तभी तो बनाएंगी ना जब उन्हें कोई खरीदेगा। तो यस सर। अब आदमी खरीदेगा तब जब उसके पास पैसा होगा, और पैसा कब होगा? जब उसके पास नौकरी होगी। नौकरी होगी या कोई और काम हो, मतलब नौकरी प्राइवेट, सरकारी या अपना कोई बिजनेस हो। अब जब उसका पैसा ही नहीं है तो वो खरीदेगा कहाँ से? और जब नहीं खरीदेगा तो फैक्ट्री माल को बनाएगी, और जब फैक्ट्री माल नहीं बनाएगी तो फिर आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो ये दुष्चक्र हो जाता है कि, और इसीलिए जो डिप्रेशन वाली जो सिचुएशन होती है वो बहुत लंबी चलती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक। ये 1-2 साल में नहीं खत्म होती फिर। तो कोरोना से क्या हुआ है कि सारी दुनिया में लोगों की इनकम डाउन हुई है, क्योंकि हर चीज इंटरडिपेंडेंट है ना। अगर हमारी इनकम है कहीं ना कहीं से तो है ना। मान लो मैं कोई जॉब करता हूँ तो मेरी इनकम वहां से है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी इनकम ये है, सामान बेच रहा है, अपना फैक्ट्री है उसके पास। मजदूर है वो, अगर उसके पास काम नहीं है, अगर, तो फिर वो उसको तो खाने का भी पैसा नहीं मिलेगा, खा भी नहीं पाएगा ठीक से। तो इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है। तो लेकिन ये भी बोला जाता है कि जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है वो जल्दी से कंट्रोल हो जाती है। जल्दी से कंट्रोल मतलब लेकिन डिफ्लेशन, तो अगर हम हमारी चॉइस हो तो हम क्या करें, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमें इन्फ्लेशन दे दो लेकिन डिफ्लेशन मत दो। क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, डिफ्लेशन में नौकरी चली जाएगी। इन्फ्लेशन तो सिंपली ये होता है कई बार के भाई ठीक है आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन सामान नहीं है मार्केट में खरीदने के लिए उतना। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट इसका मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट तो आप सब लोगों को पता ही है कि अगर एक नौकरी वाला है तो 50 बिना नौकरी वाले हैं। बिना नौकरी वाले या बिना काम वाले, मतलब उनको कोई काम नहीं है। कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग दुकान पे भी बैठे हैं, कुछ लोग मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बट ज्यादातर लोग ऐसे भी तो हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं करने को, मतलब दे आर एलिजिबल, दे आर क्वालिफाइड, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क। तो ये सिचुएशन जो होती है कि जब आप क्वालिफाइड हैं, मतलब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास, आप स्किल्ड भी हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये है एक बहुत बड़ी वजह है ये, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है, करती रही है पिछले सालों में, बट जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इतनी ज्यादा है कि सब लोग एब्जॉर्ब नहीं हो पाते।
दूसरा कारण ये है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं इकोनॉमी में, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं हमारे में। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह की नहीं है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, यानी स्ट्रक्चरली डिफेक्टिव है इस जिस कारण इकोनॉमी हमारी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे चाइना वगैरह में है, चाइना में एक पीरियड ऐसा था जहां पर उनकी ग्रोथ रेट वाज मोर देन 10%, या जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो मोर देन 10% थी। और 15 साल तक, 20 साल तक अगर आपकी ग्रोथ रेट 10% है तो आप सोचिए इकोनॉमी कितना आगे बढ़ जाएगी आपकी। तो जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो स्ट्रक्चरली डिफेक्टिव का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ तो रही है बट उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, जो मतलब जो हमारी जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है उस हिसाब से वो सबको एब्जॉर्ब कर सके। तो होता यह है कि हर साल 1 सवा करोड़ लोग जो हैं लाइन में लग जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी जो बेरोजगारों की लाइन है वो हर साल 1 सवा करोड़ बढ़ जाती है। और अब कोरोना के टाइम पे और फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा। कोरोना में तो मतलब लोग सरवाइव ही नहीं कर पा रहे। अभी तो आप लोगों ने देखा होगा सब कुछ खुल भी गया है, काफी कुछ खुल गया है, काफी क्या मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओपन नाउ, लेकिन फिर भी वो चहल पहल, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों क्यों है क्या? क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में उतनी। अभी आप लोगों ने देखा होगा 1.5-2 साल में आप मार्केट भी कम जा रहे हैं, आपने सिनेमा हॉल तो फिर बंद ही है, तो वहां भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई सामान भी नहीं खरीदा, कोई घूमने भी नहीं जा पाया आप। तो जब आप ये सब करेंगे नहीं तो जाहिर है डिमांड कम होगी, टूरिस्ट प्लेसेस खाली पड़े हैं, होटल्स खाली पड़े हैं। तो इस सब का मतलब नेट रिजल्ट क्या होता है कि इकोनॉमी डाउन होती है, जो फ्लो है वो है ही नहीं, मार्केट में पैसा नहीं है। वजह क्या है कि जब इकोनॉमी डाउन हो रही है, फैक्ट्रीज कम हो रही हैं, तो डिमांड नहीं है, तो और आगे चल के मतलब 2 साल 4 साल बाद और सिचुएशन में भी और खराब हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आपने पढ़ा होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ओपन एम्प्लॉयमेंट है, क्लोज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ा है ना आपने। एक होता है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब वेजेस जो हैं आपके, यानी जो सैलरी है यू कैन से, वो इतने ज्यादा होते हैं कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो आपको रोजगार देने से डरता है। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी ये है कि जब जिस देश में वेज वेज रेट या सैलरी इतनी ज्यादा होती है कि फैक्ट्री का मालिक आपको कम करता है, मतलब वो डरता है कि यार मेरे को इसको से 2 लाख 3 लाख रुपए महीना देना पड़ेगा, मैं नहीं लेगा। लेकिन ये बड़ी वैसी सिचुएशन होती है जब ये क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहां पर, कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूम होता है और स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा होती है, मतलब एजुकेटेड लेबर बहुत ज्यादा होती है, और वो डिमांड करती है कि हमें ज्यादा वेजेस दो। तो क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि व्हेन वेजेस आर टू हाई, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर आपको नौकरी देने से मना करता है। अब इसका मैक्रो इकोनॉमिक का एक अलग पार्ट, मतलब और पार्ट है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी।
तो फिस्कल पॉलिसी तो टैक्सेशन से रिलेटेड होती है, जैसे टैक्सेशन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो फिस्कल पॉलिसी में नॉर्मली क्या किया जाता है कि जब मतलब इसमें दो चीजें होंगी कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की तब जरूरत होती है जब आपके मार्केट में डिमांड कम होती है, यानी इकोनॉमी थोड़ी डाउन होती है, जैसे अभी है मान लीजिए। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या मतलब आपको बताइए? व्हाट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग? सरकारी खर्चा क्या होता है? पुल बनाना, इन्वेस्टमेंट करना सर, रोड सर, ये पुल्स वगैरह बनाना सर, देखिए एक इन्वेस्टमेंट होता है, करती है, जैसे कि सर डबल। एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, है ना? दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो मतलब जैसे ये हो गया कि भाई मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, सरकारी गाड़ी है तो उसका डीजल देना पड़ेगा, कोई स्कूल की बिल्डिंग टूट गई तो वो बनवानी पड़ेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब एक तरीके से कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है जब अपना पैसा लगाती है, कहाँ लगाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे हाईवेज बन रहे हैं, आपके डैम्स बन रहे हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, लाइक अपना कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट करना चाहती है, मतलब गोडाउन्स बना रही है गवर्नमेंट, नहरें खोद रही है, नाले बना रही है, ये सब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आएगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या आएगा? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आपको कुछ कैश कोई वो करे, मान लीजिए आपके खाते में पैसा डाल दे गवर्नमेंट, ये भी तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ही आएगा ना, ये एक्सपेंडिचर नहीं होगा। स्कॉलरशिप। क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है? किसी चीज के बदले होता है। जैसे किसानों के खाते में गवर्नमेंट डालती है पैसे, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। वो सब्सिडी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ही आता है, यानी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट पैसा लगा रही है अपना। तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, और उस रोजगार मिलने का मतलब क्या है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से फिर इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी, तो फिर वो वही मैं जो मैंने बता रहा था आपको, वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट तब लाती है जब मतलब मार्केट में डिमांड कम होती है। तो उसमें क्या होगा? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी, टैक्स रेट्स कम कर देगी, टैक्स रेट कम कर देगी। मान लो जैसे किसी चीज पर दाम कर दे, कम 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 वो टैक्स कम हो जाएगा तो उसके प्राइसेस भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएंगे, या बहुत सारी चीजों को टैक्स फ्री कर देती है गवर्नमेंट। तो ये आपका एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आएगा। और ऐसे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, उसका उल्टा होता है। उसमें क्या होगा? टैक्स रेट गवर्नमेंट बढ़ा देगी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है तब जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे। तो उसमें क्या करेगी गवर्नमेंट? अपना स्पेंडिंग कम कर देगी, या बहुत सारी सेविंग स्कीम ले आएगी, कहेगी पब्लिक से
कि आप इस योजना में पैसा जमा कर दो अपना, हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसी ले आती है गवर्नमेंट। तो उसमें लोग क्या करेंगे, लोग पैसा आपका जो जैसे एक्स्ट्रा कैश है आपके पास, एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो उसको आप लगा दोगे बजाय उन चीजों को खरीदने में। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में है कि टैक्सेस को कम कर देना, वो बढ़ा देना, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देना। और एक्सपेंशन में क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स रेट कम कर देती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है। यस सर। अब ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगी। मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगी इन द सेंस, वो जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आप बैंक गए और आपको कैश नहीं मिला, तो ये ऐसे ही होता है। गवर्नमेंट जो मनी सप्लाई है वो डे टू डे के बेसिस पर डिसाइड होती है। ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं होती कि एक साल की बना दी आपने पूरी, ये डे टू डे डिसाइड होती है। आपने पढ़ा होगा रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR सब पढ़ाया था ना मैंने आपको पहले। SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यस सर। CRR कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट जो लैंडिंग रेट होता है बैंक का। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, जब इन्फ्लेशन होगा तो उसका रिलेशन मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करती है। जैसे आपके हाउस लोन बढ़ा दिए, मान लीजिए जो हाउस लोन का जो रेट है बैंक रेट वो बढ़ा दिए। तो जैसे फिस्कल पॉलिसी में ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी में होता है। और ये जितने भी स्टेप हैं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के या फिस्कल पॉलिसी, ये ऐसा नहीं होता कि कोई एक अपना उसी का इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब से नोटबंदी हुई है, नोटबंदी कब हुई थी? 2016 में, 8 नवंबर 2016 सर। 8 नवंबर 2016 में। तो आपने देखा ना, जब से नोटबंदी हुई है, वो मार्केट में जो चहल पहल हुआ करती थी वो अब नहीं है, यानी या कहें पहले से कम है, क्योंकि मनी सप्लाई कम हो गई है इकोनॉमी में। यू कैन से आपके पास कैश नहीं बचाया जाता, क्योंकि कैश क्या होता है, क्योंकि मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है कैश। मान लो आपके जेब में मान लीजिए 1000 रुपये हैं और आप कहीं जा रहे हैं, मतलब बस से या कार से या जिससे भी जा रहे हैं, तो उसमें आपको मतलब कोई भी चीज़ चाहिए, आपने निकाला, कोई भी सामान खरीद लिया 10, 20, 50 रुपये का, फ्रूट्स खरीद लिए, है ना, फ्रूट्स खरीद लिए, लस्सी पी ली, जूस पी लिया, ये फ्लो ज़्यादा होता है उसमें। अब सपोज करिए आपके पास कैश नहीं, आपके पास कार्ड है, तो क्या आप उतना खर्चा करोगे? मान लीजिए आपके पास कार्ड है, नहीं सर। कार्ड है आपके पास, चेक बुक भी रखे हो आप, तो वो तब नहीं आएगा ना। वो ये नहीं हो सकता कि यार अभी जूस पी लेता हूँ, लो इसको कार्ड दे देता हूँ। वो होता है, एक साइकोलॉजी होता है, कैश में फ्लो ज़्यादा होता है। तो जब कैश फ्लो कम हो जाएगा तो होता ही है, मतलब पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो इकोनॉमी आज भी ऑलमोस्ट वही है जहाँ थी 5 साल पहले। यू कैन से एक तरीके से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई।
क्योंकि नोटबंदी क्यों की गई थी? नोटबंदी के कारण क्या थे? अगर आपको इंटरव्यू में पूछे आपसे कि गवर्नमेंट ने नोटबंदी क्यों की थी? सर ब्लैक मनी को सर ब्लैक मनी की वजह से की थी, और जो जाली मार्केट नोटों में ब्लैक मनी बहुत इकट्ठा हो गई थी उसकी वजह से। नहीं तो आपको बताया थोड़ी था गवर्नमेंट ने हम क्यों करने जा रहे हैं? बताया था क्या? क्या सर? गवर्नमेंट ने कुछ बताया था ऑफिशियली कि हमने नोटबंदी क्यों की है? नहीं नहीं सर। फिर आप कैसे कह रहे हो कि इसलिए की थी? मतलब देखिए, एक तो इसका आंसर यही है कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ बताया ही नहीं कि नोटबंदी क्यों की थी, बस कर दी उन्होंने। किसी को कुछ नहीं बताया, ना कोई ऑफिशियल नोटिंग हुई कहीं कि भाई नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई रीजन नहीं दिया था, बट ये है कि एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने शायद इसलिए की थी। ये बात हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि इसलिए की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक ये एडमिट नहीं किया, या कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं आया कि, या रीजन नहीं आया कि इस वजह से हमने नोटबंदी करी। तो अभी आप बता रहे थे ब्लैक मनी को क्या कम करने के लिए, ब्लैक मनी को कम करने के यस लिए सर, नोटबंदी की थी। मतलब ब्लैक मार्केट में मनी जो को ब्लैक समाप्त मनी करने के लिए। करने के लिए। और सर कर चोरी को रोकने के लिए भी की थी। कर चोरी को, चलिए खैर, जी सर। अब गवर्नमेंट ने कर दिया तो उस पर अब क्या बात करें, जो हो गया हो गया। तो मतलब एक, मतलब एज एन इकोनॉमिस्ट, मतलब लाइक जैसे इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी है, तो हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने शायद इसलिए करी है, लेकिन जिसको मान लीजिए इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, तो वो भी यही कहेगा जो हम कहेंगे, यानी ब्लैक मनी को कम करने के लिए। एक रीजन ये भी दिया गया था कि कश्मीर में आतंकवाद को कम करने के लिए ये की गई थी। तो लोग अपने अपने हिसाब से कह रहे थे कि ये नोटबंदी इसलिए की गई है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है नोटबंदी का? जैसे पहले भी कुछ कंट्रीज में हुई है, हमारे शायद एक बार हुई थी, हुई है ना एक बार हमारे यहाँ भी। जी सर। तो उसकी वजह शायद पहले क्या? गवर्नमेंट ने बताई थी, ये था कि ब्लैक मनी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। लाइक किसी के पास 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए कैश है, तो टैक्स उसने दिया नहीं है उस पर, तो उसे घर में रखा हुआ है वो पैसा। तो गवर्नमेंट ने उसको, मतलब एक तरीके से उस ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा हम नोट ही बंद कर देते हैं बस। और नोटबंदी में मेनली जो हायर डिनोमिनेशन के नोट होते हैं, जैसे अभी 1000 रुपये का किया था, 500 रुपये का किया, तो ऐसे ही नोट बंद किए जाते हैं, नीचे वाला नहीं किए जाते। ऊपर वाले जो सर नकली होते मुद्रा हैं, मतलब हाँ, मतलब 500 1000 रुपये वाले नोट ही बंद किए थे, क्योंकि जो भी जिन पर ज़्यादा पैसा होता है तो वो जाहिर है 100 रुपये 50 रुपये में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो जगह भी ज़्यादा लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि नोटबंदी ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए की गई थी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं आपका इंटरव्यू लेता हूं और ये पूछता हूं मैं कि अगर ये कोरोना की स्थिति आगे जाके ठीक नहीं होता है, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा इकोनॉमी में? मतलब क्या सोच रहे हैं आप कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दुनिया में
वहाँ ये हो रहा है कि जहाँ पर टीके लग चुके हैं, ये वैक्सीनेशन हो चुका है, वहाँ फिर से केस बढ़ रहे हैं। तो जैसे अगर मैं ये पूछूं, आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे? भाई जाहिर है, जब मान लीजिए आप जा रहे हैं अपना धीरे धीरे चल के, और सामने ऐसा आ जाता है कि गड्ढा आ जाता है, तो क्या करोगे आप उसको कूदने की वो करोगे ना कोशिश। एक तरीका तो ये है कि आप साइड से निकल जाएं, एक है ये है कि फिर आपको कूदना ही पड़ेगा। अगर साइड से नहीं निकल सकते तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। जी सर। तो हमें अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम, तो कुछ कंपनीज का काम जो है बजाय कम होने के बढ़ भी गया है। जी सर। है ना, एक ये हमारे ये जो रूटीन लाइफ है आपकी, डे टू डे लाइफ, उसका एक ये हिस्सा बन गया है। आपकी जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये बहुत तेजी से ग्रो की है इस पीरियड में। इवन गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम से चल रहे थे। वर्चुअल इसी मीटिंग कारण वगैरह सर, मतलब नहीं, मीटिंग भी, अदरवाइज जो रूटीन काम है वो भी वर्क फ्रॉम होम से ही हो रहा था। तो अब ये है कि हमें, जैसे होता ना, जैसे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, जो जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आई, मतलब जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। टर्सरी सेक्टर आया सर्विसेज का। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। ऐसे ही कोरोना से कोरोना क्योंकि खत्म तो होने वाला नहीं है, तो अब हमें मतलब सरकार को ये सोचना होगा कि आगे चल के भुखमरी ना फैले, बेरोजगारी ना फैले, इंडस्ट्रीज आपकी बंद ना हो, इकोनॉमी चलती रहे। तो उसके लिए नए नए तरीके गवर्नमेंट को लाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि इस बार आप जाएं तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सके, काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि भाई कैसे कैसे, मतलब ऐसा भी, मतलब इकोनॉमी भी हमारी चलती रहे और जो कोरोना के बचाव हैं वो भी चलते रहें। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बार बार सारा बंद कर दें, मार्केट बंद कर दी, इंडस्ट्रीज बंद कर दी। आप लोग सर देखिए, एक, हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, मुझे लगता है सर कि जैसे कि सर आपने समस्या पर बात की है सर, जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और ये कोरोना टाइम में भी, तो सर मुझे लगता है कि सर इसमें हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर सर बहुत ध्यान देना होगा सर। क्योंकि सर अगर डिफ्लेशन की कंडीशन तो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट हो जाता है, और इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है तो सही कहीं ना कहीं ये सर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है सर। तो इस बीच हमें नहीं बैलेंस देखिए, रखना होगा, तभी नहीं हम नहीं देखिए, हाँ हाँ ठीक है। देखिए, एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, चाहे डोमेस्टिक कंजम्पशन हो, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उस चीज़ से ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमारे लोगों को मतलब टाइमली सब चीज़ें मिलती रहें। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में तो हम तब सोचेंगे ना जब हम अपने देश की व्यवस्था थोड़ी ठीक कर लेंगे। अब मान ली सपोज करिए दाल हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो गया दालों का, मान लीजिए, तो फिर हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड ही पूरी नहीं हो रही।
मतलब कहने का ये है जी सर, कि तो सर होता है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सर मेरा कहना है कि सर उस कंडीशन में सर इम्पोर्ट तो हो ही रहा है सर, तो इस तरह से एक होता तो सर असर पड़ेगा उस चीज। नहीं, इंपोर्ट तो देखिए, जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट भी होगा, क्योंकि हर चीज़ तो हमारे यहाँ नहीं बनती ना, हर चीज़ हमारे यहाँ पैदा होती है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो साथ साथ चलते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करें या हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन या कंजम्पशन की बात करें, तो वो तभी तो चलेगा ना जब चीज़ें सही रहेंगी, मतलब लोगों को काम मिलता रहे। जब तक लोगों को काम नहीं मिलेगा तो जैसे कहते हैं ना, फैक्टर इनकम कहाँ से आएगी? फैक्टर्स को काम मिलेगा तभी तो इनकम मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर पैसा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा तो वो बेकार है। आप मान लीजिए बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, 25 साल के, 20 साल के, लेकिन अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो फिर आप बेकार हैं। एजुकेटेड भी हैं, सब कुछ हैं, जब अगर काम नहीं है तो क्या? तो यानी फैक्टर्स को जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो फैक्टर इनकम कहाँ होगी? तो गवर्नमेंट को अपनी जो है पॉलिसीज भी उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ेंगी, जिससे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब चलता रहे, मार्केट खुलते रहे। जैसे अभी देखा आपने, जब जो ये इस साल जो कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा था कि मतलब ये जो कोरोना कर्फ्यू है, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा। यानी बंदी जो है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वो देख चुके थे कि जब पिछले साल मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में जो झटका लगा था, उससे हम अभी तक उबर नहीं पाए। तो कहने का सर मतलब ये क्या है कि क्या हम सर ऐसे जो स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते सर? हाँ, स्टूडेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप करके देखो एक बार। आप कोई भी चीज़, कोई मना थोड़ी है किसी चीज़ की। अगर आपके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, या ऐसा भी है कि आप एक्सपोर्ट लाइसेंस को किराए पे भी ले सकते हैं, उससे भी माल आपका जा सकता है, ये भी फैसिलिटी है। लेकिन आप उस पोजीशन में तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो फिर आप एक स्टूडेंट भी है, एक एंटरप्रेन्योर भी है ना भाई। स्टूडेंट कहाँ रहे फिर आप? फिर तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए। आप पढ़ भी रहे हैं, आप अपना कुछ बाकी टाइम में कुछ काम भी कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी बनाई है आपने, या कोई चीज़ आपको कुछ ऐसा एक्सपर्टीज है उसमें, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जी सर। कुछ करने वाले हैं क्या एक्सपोर्ट? जी नहीं सर, ऐसे ही पूछ लिया सर। नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन यह है कि उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक्सपोर्ट क्या करना है। वो एक्सपोर्ट तो आप तभी करेंगे जब आपके लिए डिमांड आएगी उस कमोडिटी के लिए। मान लीजिए आप अमेरिका में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी तो ये है ना कि वो अमेरिका वाला इंपोर्ट करे, है ना? अब ऐसे तो आप नहीं जा सकते कि आप मान लीजिए पोर्ट पे पहुंच गए और कहे कि ये मेरा माल है, इसको अमेरिका भेज दो, ऐसा तो नहीं होता। वो तो पहले उसकी डिमांड अमेरिका वाला या जर्मनी वाला बोलेगा भाई ये हमें सामान चाहिए, तो आपने कहा ठीक है, मैं सामान भेज देता हूँ। और आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है या आपने किराए पे ले लिया है एक्सपोर्ट लाइसेंस वो किसी आदमी का, तो आप भेज सकते हैं माल। वो तो कोई बार थोड़ी है, कोई भी कर सकता है। 20-20 साल के, 21-21 साल के लोग, बच्चे आजकल तो, ये जो आपके स्टार्टअप्स हुए हैं,
स्टार्टअप्स हैं, ये कितना मतलब काम हो रहा है। जो हमारी एक है ना, एक ट्रांसपोर्ट ऐप जो है वो क्या है, जैसे ओला उबर वगैरह है ये, तो ये बाहर भी इन्होंने अपना काम कर रखा है। या कोई जैसे मर्केंटाइल एक्सपोर्ट है, कोई सामान को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी चला जाएगा। आप मान लो उसमें कोई काउंसलिंग कर रहे हैं आप, या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्सपर्टीज दे रहे हैं, तो वो ऑनलाइन होता है। तो देखिए, बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि जो हमारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, नेशनल इनकम हो गई, जीडीपी हो गई, जीएनपी हो गई, एनएनपी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, फिर उनको दूर कैसे किया जाए, वो पॉलिसीज हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, हमें सेविंग्स। हाँ, एक एक टॉपिक आपका सेविंग्स का हो गया, रह गया। तो सेविंग्स, जैसे सेविंग क्या होती है, मतलब जाहिर है आपकी जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर के बाद जो बची वो आपकी सेविंग हो गई। जैसे मान लीजिए मेरे 1 लाख रुपए की अगर सैलरी है और उसमें से मैं 60,000 रुपये खर्च कर दिया मैंने, तो 40,000 बचे। अब उस 40,000 को मैं कैसे मतलब मैनेज करता हूँ, है ना। 40,000 में मान लीजिए मेरा खर्चा आ गया, मान लीजिए कोई मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मैंने कोई बॉन्ड ले रखा है, शेयर्स ले रखे हैं। तो ये जो तो सेविंग का रेट कब तभी बढ़ेगा जब आपका इनकम का रेट बढ़ेगा, है ना। तो जैसे इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी होती हैं। जैसे एलआईसी क्या है, एक गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। आप उसमें पैसा लगाते हो, मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, है ना। तो उस पैसे का यूज कहाँ होता है, वो इकोनॉमी में होता है। जैसे एलआईसी से कई बार बैंक भी उधार लेते हैं, कई बार लोग होम लोन ले लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास पॉलिसी है और मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो एलआईसी जो है, क्योंकि आपके पास पॉलिसी है तो वो कुछ उसका पैसा दे देगी आपको, तो वो जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसमें से कट जाता है। तो जैसे जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स भी होती है। तो क्योंकि सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। भाई आप मान लीजिए, सपोज करिए कि आप अपना पैसा जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इसलिए तो कर रहे हैं कि आपकी इनकम बढ़े आगे। ऐसे ही गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम बढ़े। यानी नेशनल इनकम को, नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ही तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है, सेविंग से। तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, कई बार बैंक बहुत सारी पॉलिसीज लेके आते हैं, और अमूमन दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी महीने में गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके आती है, डिवेंचर्स होते हैं आपके, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो जैसे आपका कंजम्पशन भी जरूरी है, यानी खर्चा भी जरूरी है, क्योंकि खर्चा नहीं करोगे, खर्चा का मतलब डिमांड, तो डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम आपकी कम हो जाएगी, फिर उससे वही चीज़ है, गरीबी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही सेविंग्स भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना और चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज। तो ये आपका नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, सब्सिडीज वगैरह, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई थी आपको, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट इसका सेविंग्स का है। तो सेविंग
तो एक जैसे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, जो सेविंग आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू सेविंग्स, एस इक्वल टू आई। उस केस में मतलब ये माना जाता है कि ये एक आइडियल पोजीशन है, क्योंकि मान लीजिए सेविंग्स का अगर यूज नहीं हो पाएगा तो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा। तो देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम बिल्कुल जाके आपको, मतलब टाइम का भी ध्यान रखना है, टाइम का भी आपको ध्यान रखना होता है। ये तो नहीं है कि आप सारा टाइम, लेकिन अगर आप जैसे अखबार पढ़ने की आदत डालते हैं तो वो फाइनेंस का पेज पढ़िएगा, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, तो उनको आप गूगल सर्च कर सकते हैं, किसी से डिस्कस कर सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि जो जैसे आपका मान लो इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको तो बहुत ही एक ना सतही जानकारी की जरूरत है, बस बहुत ज़्यादा उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब ये नहीं कि ऐसे ही लिखना है आपको एक उस पर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केवल डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन ही है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी मतलब रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। तो टैक्सेस कम कब ज़्यादा होने चाहिए, कब कम होने चाहिए, सरकार अपना जो स्पेंडिंग है कब बढ़ाए, कब कब कम करे, है ना। तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको मज़ा आएगा उसमें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब पीसीएस का दिया था तो मैंने मेरे ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट था, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये मेरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थे। तो जब मैं बीए थर्ड ईयर में आया तो ऑनर्स में तो क्या होता है, मेन सब्जेक्ट रह जाता है आपका। तो लेकिन मुझे हिस्ट्री में कभी मतलब मज़ा नहीं आया। ये सब बाबर अकबर ये सब मेरे को डेट ही याद नहीं होती थी। तो मैंने क्या किया, पीसीएस में सोशियोलॉजी ली, और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि सोशियोलॉजी की मैंने केवल एक किताब ली थी। अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी केवल थ्योरी के लिए ली थी, थ्योरी समझने के लिए। उसके अलावा मैंने कोई सोशियोलॉजी की बुक ही नहीं खरीदी। और मज़े की बात ये कि जब रिजल्ट आया तो सोशियोलॉजी में मेरे ज़्यादा नंबर आए थे, मतलब लेकिन सोशियोलॉजी में मतलब सबसे ज़्यादा नंबर थे मेरे। और वो क्या, मतलब केवल बस एक न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज़ कभी टीवी वगैरह पे देख लिया, तो समझने की बात है देखिए। और इस तरह के एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अलग लिखना पड़ता है, थोड़ा सा अलग। मतलब अलग मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप कुछ भी लिख देंगे, यानी स्टाइल थोड़ा सा आपका ऐसा होना चाहिए कि आदमी शुरू होते ही समझ जाए कि हाँ यार उस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जब एग्जाम हमने दिया तो जो हमारे कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोशलॉजी के मास्टर्स थे, मतलब जिन्होंने एम ए सोशलॉजी एम वगैरह से किया हुआ था। तो मैं, क्योंकि मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि मैं ये सब किताबें पढ़ के नहीं गया था। तो ऐसे ही जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको चार तरह से समझा सकते हैं। तो अभी तो क्लास खत्म करते हैं आपकी। मैं कल भी आपकी क्लास ले सकता हूँ, मुझे टॉपिक बताइए आप। देखिए ये तो जनरल टॉपिक हो गए, हम सब डिस्कस कर चुके हैं, तो कल भी हम क्लास रख सकते हैं। कुछ आप जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें पढ़ के आइएगा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कल।
या ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, ओके सर। तो आप कोई टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा कल, तो उस पर हम क्लास ले लेंगे कल। आप देख लेना अपने शेड्यूल में, अगर कोई और क्लास हो तो रहने दीजिएगा, नेक्स्ट वीक ही ले लेंगे, नहीं तो कल भी ले सकता हूँ, मैं कल फ्री हूँ। जी सर। ठीक है, ओके ओके ऑल द सर। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।